ओके तो हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं भैया आज की वीडियो। तो आज हमें टॉपिक थोड़ा समझना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसमें हमें काफी डिटेल में पढ़ना है सुपरपोजिशन। इसके अंदर दो आएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो सारा पढ़ना है। उससे पहले थोड़ा वेव्स की कुछ बेसिक कुछ चीजें देख लेते हैं। जैसे ये मैंने एक वेव बना दी, ठीक है। तो ये इस तरीके से वेव है, ठीक। तो इस पर मैं कुछ पॉइंट डिनोट कर दूं, ए, बी, सी, डी और ई, ठीक। साइन का फंक्शन मान लो, ये साइन का फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर इनके एंगल डिनोट करूं तो ये एंगल 0 है, ये एंगल π/2 होता है, ये एंगल पाई होता है, ये एंगल 3π/2 और ये वाला एंगल 2π, ठीक है। तो ये वही आपके एंगल है। ये एक क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो ये पूरी लेंथ जो होती है वो हमारी लैम्डा हो जाती है और ये लेंथ कितनी हो जाती है, λ/2, ठीक है भाई। ये पूरा लैम्डा, तो ये λ/2। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट्स डिनोट करूं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, पॉइंट्स। यहाँ पर मैं एक पॉइंट्स लिखूंगा और यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, PHASE, फेज डिफरेंस। और यहां पर मैं लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे इसमें पाई से, पाथ डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा x से, ठीक है। यहां पर मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, ठीक है। अब इनमें थोड़ा रिलेशन समझना। फेज, फेज को जिसमें भी कंफ्यूजन हो तो फेज का मतलब समझ लेना, फेज का मतलब होता है एंगल। फेज मतलब एंगल, ठीक। अब मैं कोई से दो पॉइंट ले लेता हूं, लेट सपोज मैं ए एंड ई ले लेता हूं, ए एंड ई, ये रहा ए, ये रहा ई। तो इनमें फेज डिफरेंस कितना है, फेज मतलब एंगल का डिफरेंस। ए का एंगल 0 है और ई का एंगल 2π है, तो मैंने फेज डिफरेंस लिख दिया 2π, ठीक। पाथ डिफरेंस कितना है, ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये हो गया लैम्डा। लेट सपोज मैं कोई और पॉइंट्स ले लेता हूँ, तो इस बार मैं पॉइंट चूज कर लेता हूँ ए एंड सी। तो ए और सी में फेज डिफरेंस एंगल 0, ये पाई, तो एंगल का डिफरेंस पाई। पाथ डिफरेंस यहां से लेके यहां तक तो कितना, λ/2, ठीक है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये तो हमने ऐसे एग्जांपल लिया है। अगर मैं डायरेक्ट आपको रिलेशन बताऊं तो डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो ये होता है, इसको याद रखना, फेज डिफरेंस इक्वल्स 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस मतलब फाई इक्वल्स 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। फाई हमारा फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है और ये 2π/λ, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट। सुपरपोजिशन वेव क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक जगह है, वहां पर दो वेव आ रही हैं, एक ही जगह दो वेव आ रही हैं। सुपरपोजिशन जो वर्ड आया है वो सुपर इम्पोज करने से आया, जैसे कोई एक चीज है उसके ऊपर दूसरी चीज सुपर इम्पोज करना। तो कोई एक ये है, अब इसमें ये वेव है, इसके साथ ही कोई दूसरी वेव भी चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ठीक। तो मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 हो गया और दूसरी वेव के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट y2 हो गया। तो अगर मैं इस पॉइंट पर नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी y1 प्लस y2। इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। किसी भी एक पॉइंट पर अगर दो वेव आ रही हैं तो पहली की वजह से डिस्प्लेसमेंट y1, दूसरी की वजह से y2, तो वी कैन से y इक्वल्स y1 प्लस y2, ठीक है। ये सुपरपोजिशन हो गया। अब सुपरपोजिशन में दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। सुपरपोजिशन के अंदर इंटरफेरेंस आता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आगे हमें यही से पढ़ना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, एक वेव दूसरी वेव को सपोर्ट कर रही होती है, जैसे इस तरीके से ये वेव जा रही है, तो दूसरी में डॉटेड लाइन से बना रहा हूं। ये सपोर्ट मतलब पहली वेव अगर ऊपर जा रही है तो दूसरी वेव भी ऊपर जा रही है, पहली वेव नीचे जा दूसरी पहली वेव नीचे जा रही है, दूसरी वेव नीचे जा रही है, दोनों वेव एक दूसरे के साथ चल रही है। कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ऐसे ऐसे, यानी दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, पहली ऊपर जा रही है तो दूसरी नीचे जा रही है, पहली नीचे जा रही है तो दूसरी ऊपर जा रही है, ठीक। तो कंस्ट्रक्टिव वेव में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, डिस्ट्रक्टिव में एक दूसरे को अपोज कर रही है। इसका हम डिटेल में भी देखते हैं। तो भाई ये देखो, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। तो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, द सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट। तो जो सोर्सेज हैं लाइट की वो कोहेरेंट होनी चाहिए। अब ये कोहेरेंट क्या है वो समझेंगे। सोर्सेज किसकी, सोर्सेज मतलब जहां से लाइट आ रही है, सोर्सेज लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक मतलब जो लाइट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर,
यानी जो लाइट हमें मिले वो सिंगल कलर की हो। इस वर्ड को याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, तो सिंगल कलर की लाइट होनी चाहिए। क्लियर? अब समझते हैं कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती हैं। जैसे दो जगह से लाइट आ रही है, ठीक, तो उन सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कब बोलेंगे? देखो इसको, टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सेम। इफ दे प्रोड्यूस वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और उनका फेज डिफरेंस क्या होना रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो दो सोर्सेज जो हैं वो कोहेरेंट तब रहेंगी जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके बीच में फेज डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट रहे। ठीक, ये हो गया। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखो ध्यान से। कोहेरेंट सोर्सेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्प्लिटिंग अ लाइट बीम फ्रॉम अ सोर्स इनटू टू। ठीक, इसको ध्यान से समझना। मैंने एक लाइट सोर्स लिया S, यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, ये कोई एक वो है, मतलब एक लाइन है, यहां पर मैंने हल्का सा गैप छोड़ दिया, हल्का सा गैप छोड़ दिया, तो यहां से जो लाइट आ रही है वो इधर से आएगी, आगे आएगी, और यहां से जो लाइट आ रही है फिर वो आगे आएगी। ठीक, एक सोर्स था मेरे पास S, वहां से मैंने उस एक सोर्स की हेल्प से दो नए सोर्सेज बना लिए। इस S सोर्स से हमने दो नए सोर्सेज बना लिए, S1 S2। तो ये S1 S2 एक सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। जब आप एक सोर्स से दो नई लाइट सोर्स क्रिएट करते हो तो वो जो दो नए सोर्स होते हैं वो कोहेरेंट कहलाते हैं, तो S1 S2 विल बी कोहेरेंट। क्लियर? नेक्स्ट, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। आप अगर दो लाइट ले लो, ऊपर एक अलग लाइट ले लो S, नीचे एक अलग लाइट ले लो S डैश, अब ये कोहेरेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो देखो, अभी हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो देखा था, उनकी कंडीशन देख लेते हैं कि कब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होगा। तो दो वेव, कंस्ट्रक्टिव मतलब एक वेव दूसरी वेव को सपोर्ट करे, तो कैसे कैसे पॉसिबल है इसको ध्यान से देखना। ये मैं पहली वेव बना दे रहा हूं, ये मैंने पहली वेव बना दी, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। एक वेव इस पे भी बना दी मैंने इस तरीके से, और मैंने यहां पर बना दी। ठीक है भाई, ये वेव बना दी मैंने, ऐसे वेव जा रही है। अब मैं दूसरी वेव बना रहा हूं, दूसरी वेव इस तरीके से बनाऊंगा ताकि इसको सपोर्ट करे। तो दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो सकती है, यहां से हो सकती है। अब ध्यान से देखना, सेम जगह से स्टार्ट हुई है तो दोनों का फेज डिफरेंस फाई कितना हो गया? 0। एक ही जगह से स्टार्ट हुई है तो डेल्टा एक्स यानी पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? 0, यानी ये। क्लियर? दूसरा, इस वाले केस में पहली वेव बनी हुई है, अब मैं दूसरी वेव बनाऊं तो दूसरी वेव यहां से तो नहीं कर सकता क्योंकि यहां से हो चुकी है, यहां से कर नहीं सकता क्योंकि डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी। तो कहां से होनी चाहिए? यहां से, तो यहां से हो जाएगी ऐसे। इसका मतलब इस बार पहली वेव यहां से स्टार्ट होगी, दूसरी वेव आगे से स्टार्ट हुई है। कितने आगे से स्टार्ट हुई है? एक क्रस्ट और ये ट्रफ, तो डेल्टा एक्स को कितना लिख दूंगा? लैम्डा। ये क्रस्ट और एक ट्रफ, और फाई फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स मतलब पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई। क्लियर? दूसरे वाले केस में। तीसरे वाले केस में आओ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहां से हो चुकी है, यहां से हो चुकी है, अब यहां से होगी। ठीक है, यहां से कहीं से जा रही होगी आगे। तो अब देखना इस बार क्या होगा। इस बार जो हमारा डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस, एक क्रस्ट ट्रफ लैम्डा, एक क्रस्ट ट्रफ लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया भाई हमारा निकल के? 2 लैम्डा। पाई फेज डिफरेंस 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया? 4 पाई। अब इसको ध्यान से समझो। अब अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फेज डिफरेंस। 0, 2 पाई, 4 पाई, अगला वाला कितना आएगा? 6 पाई, फिर 8 पाई, इस तरीके से चल रहा है। यानी जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल में चल रहा है। इसमें चल रहा है इवन मल्टीपल में। और जो पाथ डिफरेंस है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक है, वो मल्टीपल में चल रहा है। तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करना चाहूं तो ध्यान से देखना, मैं इसको हटा रहा हूं, यहां पे कंडीशन लिख रहा हूं इसकी। जनरलाइज अगर मैं करूंगा तो फाई 0 था, 2 पाई था, 4 पाई था, 6 पाई, यानी कि 2n पाई लिख दूंगा। आप यहां चाहो तो पाई n की वैल्यू डाल लो। n की वैल्यू आप क्या डाल सकते हो? 0, 1, 2, 3, जो मर्जी आप डालना चाहो। क्लियर? तो जब जब ऐसा हो रहा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखना चाहूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं? n लैम्डा। अगेन n की वैल्यू वही रहेगी। ठीक, तो ये मुझे किसकी कंडीशन मिल गई? कंस्ट्रक्टिव की। तो कंस्ट्रक्टिव के वक्त मेरा फाई कितना कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है, और भी कितने भी हो सकते हैं, चलता रहेगा।
और मेरा पाथ डिफरेंस यानी कि जो डेल्टा एक्स है वो कितना हो सकता है, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा चलता रहेगा। तो ये मुझे सारी कंडीशन मिल गई कंस्ट्रक्टिव की, फेज डिफरेंस ये होना चाहिए, पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए। क्लियर? अब डिस्ट्रक्टिव पे आ जाओ। डिस्ट्रक्टिव में मैं क्या करता हूं, मैं वही सिचुएशन बना रहा हूं, एक कंडीशन बना ली, दूसरी और तीसरी। ठीक, तो मैंने वेव को ऐसे बनाया, ऐसे पहली वेव बना लेता हूं, ऐसे बना ली। अब दूसरी बनाऊंगा, दूसरी मैं इस तरीके से बनाऊंगा ताकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब ये वेव ऊपर से चालू हो रही है तो ये नीचे से चालू होगी, ऐसे होगी। सॉरी, इसको मैं यहीं से चालू मानता हूं क्योंकि दोनों वेव जो होंगी वो हमारी साइन होंगी, हम यहां से नहीं मान रहे क्योंकि साइन ऊपर से चालू होता है तो इसको भी ऊपर से, तो ये वाला हिस्सा मैंने मिटा दिया, तो यहां से चालू हो रही है। तो यहां से अगर चालू हो रही है तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, फाइव बताओ पहले भाई, फाइव कितना हो जाएगा आपका, फाइव विल बी, भाई फाइव बता दो यहां पर। चलो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो नीली वाली ऊपर जा रही है, ब्लैक वाली नीचे जा रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या फिर यहां से चालू करूंगा तो यहां से चालू हो रही होगी, तो इस तरीके से यहां से हो चुकी है, यहां से हो चुकी है, तो अब यहां से हो रही होगी, इस तरीके से जा रही होगी। क्लियर? तो इस केस में फाइव बताता हूं, ये जीरो होता है, ये पाई होता है, तो एंगल का डिफरेंस हो गया पाई। पाथ डिफरेंस, ये क्रस्ट ये ट्रफ पूरा लैम्डा होता है तो ये लैम्डा बाई 2 हो गया। यहां आ जाओ, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो फेज डिफरेंस 3 पाई। क्लियर? पाथ डिफरेंस लैम्डा लैम्डा लैम्डा, 3 लैम्डा। क्लियर भाई? सॉरी 3 लैम्डा बाई 2, ये एक लैम्डा बाई 2 होता है, लैम्डा बाई 2 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2। यहां पर फेज डिफरेंस कहां से चालू होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 पाई, और डेल्टा एक्स 5 लैम्डा बाई 2 ये आ जाएगा। क्लियर? अब मैं इसको अगर जनरलाइज करना चाहूं तो जनरलाइज करके देखो, पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी ऑड नंबर क्रिएट हो रहे हैं, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो ये जनरलाइज होकर डायरेक्ट हो जाएगा, पाई की वैल्यू 2n-1 पाई ये आ जाएगी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू पाई लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, यानी 2n-1 लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू यहां पे कहां से चालू होगी, 1 2 3 4, जीरो नहीं रख सकते n को क्योंकि अगर आप जीरो रखोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू 1, कुछ वैल्यूज मैं लिख दे रहा हूं, पाई की वैल्यू यहां वैल्यू डाल के देखो 1, तो ये आ जाएगा पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई चलता रहेगा। ठीक है, ये पाई है। डेल एक्स कितना आ जाएगा, 2n-1, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 चलता रहेगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये हमें सारे मिल गए। आपको बस ये सब नहीं याद रखना है, आपको ये रिजल्ट जरूर याद रखना है, कंस्ट्रक्टिव के वक्त क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव के वक्त वही क्या होता है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी चीज देखो, जैसे ये कोई वेव होती है तो वेव का एम्पलीट्यूड आप सब लोग समझते होगे, ये कोई वेव है ऐसे, तो ये इसका एम्पलीट्यूड होता है ए। ठीक, फिर एक होती है इंटेंसिटी, तो वेव की जो इंटेंसिटी होती है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बोलते हैं, लाइट ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, तो इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसको याद रखना। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसका यूज करेंगे तो इसको याद रखना। ठीक, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम एक पहली वेव आएगी, दूसरी वेव आएगी, दोनों वेव मिक्स हो जाएंगी और फिर एक नई वेव बन जाएगी, रिजल्टेंट वेव, वो हमें समझनी है। तो अगर मैं फर्स्ट वेव की इक्वेशन लिखूं, फर्स्ट वेव, तो ध्यान से देखो y1 इक्वल्स a1, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं y1 इक्वल्स a1 साइन ओमेगा टी, ये मैंने इक्वेशन लिख दी फर्स्ट वेव की। तो ये हमारी फर्स्ट वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a1 है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो a1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, i1। अब मैं दूसरी वेव लिख देता हूं, सेकेंड वेव, सेकेंड वेव विल बी y2 विल बी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये मेरी सेकेंड वेव होगी, इसका एम्पलीट्यूड मैंने a2 ले लिया, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो a2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्लियर भाई? तो फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड a1, इंटेंसिटी i1, और ये अगर इन दोनों को मैं चेक करूं इसका फेज कितना है, फेज का मतलब होता है एंगल, फेज मतलब एंगल ओमेगा टी, और इसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस 5। तो अगर मैं बोलूं इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस कितना है भाई, 5 का। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ये दोनों वेव एक जगह आई, पहली वेव आई और दूसरी वेव आई, तो ये दोनों इस जगह P पॉइंट पर मिल गई, तो P पॉइंट पर पहली वेव आई, दूसरी वेव आई,
तो अब हमें P पॉइंट पर एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी, रिजल्टेंट वेव। अभी रिजल्टेंट वेव हमें समझनी है, तो रिजल्टेंट वेव की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसको ध्यान समझना, ये आ जाएगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक, तो ये आ जाएगी। चाहो तो आप इसको डेल्टा लिख लो, थीटा ही लिख देते हैं हम इसको। ठीक, अब ये आता है आपका, इसको मैं डेल्टा लिख दे रहा हूं, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो आता है, अब ये जो नई वेव हमारी बनी है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a, तो इसका हम नाम रखेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a है, तो इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई होगी। तो ये हमारी वेव के रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसको हम थीटा ही कर देते हैं क्योंकि फालतू में कंफ्यूजन होगा। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस याद रखना, फाई है और ये। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a और रिजल्टेंट इंटेंसिटी a, पहले का एम्पलीट्यूड a1 था, दूसरे का a2 था। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकलता है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत आसान भी है। मान लो दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर a1, दूसरा वेक्टर a2, और उन दोनों के बीच में एंगल है फाई। तो दो वेक्टर कैसे जुड़ते थे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सेम पहला ये रिजल्टेंट है, तो यानी अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई? फाई। ये आ जाएगा। और जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला आएगा I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये आपका, ये याद रखना, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। आगे हमें यही सॉल्व करने। पहली वेव थी, दूसरी वेव थी, दोनों वेव को कंबाइन किया, एक रिजल्टेंट वेव बन गई। उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ये आ गया, इंटेंसिटी ये आ गई। क्लियर? अब देखो, इसको ध्यान से देखो। हमें केस 1 पढ़ना है इंटरफेरेंस में, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। तो केस 1, व्हेन द टू वेव्स आर ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, दोनों वेव जो हैं उनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है और इंटेंसिटी अलग अलग है। मतलब a1 a2 के बराबर नहीं है और i1 i2 के बराबर नहीं है। i1 i2 नॉट इक्वल, i1 नॉट इक्वल टू i2। तो अब इस केस में क्या होगा? अगर इस केस में कंस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, इसका मतलब पहली वेव दूसरी वेव को सपोर्ट कर रही होगी। तो अगर पहली वेव दूसरी वेव को सपोर्ट कर रही होगी तो इसका लॉजिक देखना ध्यान से। यहां पर पहली वेव ये इस तरीके से बन रही है, ये पहली वेव बनी, ठीक। तो दूसरी वेव भी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है हमारा? a1, तो दूसरी वेव भी इसी के साथ चल रही होगी। तो दूसरी वेव ये डॉटेड बना रहा हूं ये, तो इसका एम्पलीट्यूड, इसका छोटा एम्पलीट्यूड है a2। तो जो हमारी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? a1 प्लस a2। ठीक है भाई, दोनों वेव एक दूसरे वेव को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आपका हो जाएगा a1 प्लस a2, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो हम इसको बोल लेंगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर? और इस वक्त जो इंटेंसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी, और उसका फॉर्मूला आएगा हमारे पास रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? अब इधर आ जाओ डिस्ट्रक्टिव में। पहली वेव जो है वो इस तरीके से जा रही है, दूसरी वेव जो है वो इसके अपोजिट चल रही है, डिस्ट्रक्टिव, यानी ऐसे चल रही है, ऐसे। तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा भाई। कितना बचेगा? a1 माइनस a2। तो एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट हो गया, तो इस वक्त जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा वो कम मिलेगा भाई, कैंसिल आउट हो गया। तो इट विल बी a1 माइनस a2। कोई भी बड़ा हो सकता है तो इसके आगे में मॉड लगा देगा। ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इस वक्त जो इंटेंसिटी मिलेगी वो हमें कम मिलेगी, तो आई मिनिमम विल बी रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। क्या जाएगा? क्लियर? इसमें कोई डाउट? अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाइट एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ ओवरऑल लाइट जो है, एक पहली लाइट दूसरी लाइट एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो इंटेंसिटी बढ़ जा रही है। यहाँ पर लाइट एक दूसरे को अपोज कर रही है तो इंटेंसिटी कम हो जा रही है। सिंस ये इंटेंसिटी बढ़ जा रही है तो इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे मैक्सिमा। मैक्सिमा याद रखना। और यहां इंटेंसिटी कम हो जा रही है तो डिस्ट्रक्टिव के केस में हम बोलेंगे मिनिमा। ठीक है, ये बोलेंगे इंटेंसिटी बढ़ गई तो मैक्सिमा, इंटेंसिटी कम होगी तो मिनिमा। और यहां लाइट ज्यादा होगी तो हम इनको ब्राइट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ब्राइट भी बोल सकते, ब्राइट फ्रिंजेस बोल सकते हैं। फ्रिंजेस क्या होता है वो आगे क्लियर होगा। और यहां पर हम इसको बोलेंगे डार्क, क्योंकि यहां इंटेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो आगे हम और जाके क्लियर कर लेंगे कि भाई ब्राइट क्या होता है, डार्क क्या होता है, इस तरीके। ठीक, तो देखो केस 2,
व्हेन द टू वेव्स आर ऑफ डिफरेंट, इस बार हमने डिफरेंट पढ़ा था, इस बार हम इसको कर देते हैं सेम एम्पलीट्यूड। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम इंटेंसिटी। तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, तो A1 इक्वल टू A2 इक्वल्स A एंड I1 इक्वल्स I2 इक्वल्स I0 दोनों को, ठीक। तो जब मैं कंस्ट्रक्टिव करूंगा तो ध्यान से देखना, ये पहली वेव चल रही है मेरी, इसी के जस्ट ऊपर एकदम सिमिलर डॉटेड लाइन इसी के ऊपर चल रही है ऐसे। तो पहली का एम्पलीट्यूड भी A था, दूसरी का भी A था। तो जब मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा तो मुझे एम्पलीट्यूड कितना मिल जाएगा भाई, 2A। भाई A और A 2A हो गए। तो इसमें मैं बोल सकता हूं एम्पलीट्यूड मुझे मैक्सिमम मिलेगा, कितना मिलेगा, A प्लस A, दैट इज 2A। क्लियर। और इस वक्त मुझे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी, कितनी मिलेगी, इसको ध्यान से देखो, √I1 प्लस √I2 का, अभी मैंने बताया था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो I मैक्स इक्वल्स √I1 को क्या लिख सकता हूं, √I0 प्लस इसको भी √I0 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये 2√I0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4I0। क्लियर। तो इसको याद रखना, तो यानी कि 4I0 हो गया, इंटेंसिटी 4 गुना हो गई। क्लियर। 2√I0 का होल स्क्वायर तो 4I0। डिस्ट्रक्टिव वाले केस में एम्पलीट्यूड डबल हो गया, इंटेंसिटी 4 गुना हो गई, ठीक। डिस्ट्रक्टिव वाले केस में चलो, पहली वेव ऐसे चल रही है, दूसरी वेव इसकी इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऐसे चलेगी। तो भाई A ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड और A एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ, तो रिजल्टेंट कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि A में से A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस बार एम्पलीट्यूड आपको मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम मतलब A माइनस A दैट इज 0। तो इंटेंसिटी भी कितनी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, दैट इज √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, दैट इज 0। कहीं कंस्ट्रक्टिव में 4 गुना इंटेंसिटी होगी, बट यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। इसी वजह से हम इन पॉइंट्स को फिर से वही बोल देंगे, ब्राइट पॉइंट्स बोलेंगे, और इनको कौन से पॉइंट बोलेंगे हम भाई, डार्क पॉइंट्स। क्लियर। इनको ब्राइट, इनको डार्क, या फिर दूसरा नाम क्या है, इनको बोलेंगे मैक्सिमा, और इनका नाम क्या रखेंगे, मिनिमा। ठीक है भाई, इसका मैक्सिमा, इनका मिनिमा, ठीक। तो देखो अब मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला व्हेन द टू वेव्स हैव सेम इंटेंसिटी, ठीक है। तो मैं इंटेंसिटी निकालने का एक जनरल फॉर्मूला, ठीक। तो इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला आपको लिखा था, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। इसी को अप्लाई करते हैं, I1 I2 बराबर है और किसके बराबर है, I0 के। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो इट इज I0 प्लस I0 2√I0 cos phi। तो I will be 2I0 प्लस 2I0 cos phi हो जाएगा भाई, √I0 I0 हो जाएगा। तो I will be 2I0 1 प्लस cos phi, ये बन जाएगा। अब हमें ये फॉर्मूला पता होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो हमें ये फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे। तो I कितना आ जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये आ जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल्स 4I0 cos स्क्वायर phi बाई 2। क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला वाला एक, तो देखो ये वाला एक फॉर्मूला देखो, I मैक्स और I मिन का। तो इसमें क्या है कि अभी हमने निकाला था मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव के केस में होती है, डिस्ट्रक्टिव के केस में। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, कंस्ट्रक्टिव के केस में एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर, अपॉन डिस्ट्रक्टिव के केस में एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 हो जाता है, तो इसका स्क्वायर। तो I मैक्स इक्वल्स ये लिख सकता हूं मैं। काफी बार इसका रेशियो पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इसको मैं लिखूंगा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपको याद है। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, टू सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I, एक इंटेंसिटी I है और एक इंटेंसिटी 4I है, क्लियर, are used in an interference experiment. Find the intensity at a point where the waves from the two sources superimpose with a phase difference of 0 and pi by 2। क्वेश्चन समझ लो, दो जगह से लाइट आ रही है, एक जगह से लाइट आ रही है, एक जगह से लाइट आ रही है, ये कोई P पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक की इंटेंसिटी I और एक की इंटेंसिटी 4I। जब लाइट यहाँ मिल रही है तो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है, ठीक।
अब पहली जगह से जो लाइट आ रही है और दूसरी जगह से जो लाइट आ रही है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पहले केस में 0 है, पहले पार्ट में। सेकंड पार्ट में फेज डिफरेंस हमें पाई बाय 2 लेना है। ठीक है, ठीक, समझ गया क्वेश्चन, समझ गया कि नहीं? पहली जगह से लाइट आ रही है, दूसरी जगह से लाइट आ रही, ठीक है। यहाँ पे हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है, फेज डिफरेंस हमको गिवन है, तो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला फर्स्ट केस नंबर 1 कर रहा हूं मैं। फाई जो है फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है, फाई। फाई कितना गिवन है हमको, 0। तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट करता हूं। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2। काफी लोग सोच रहे होंगे अभी जो डिराइव किया था वो था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। वो तब था जब दोनों इंटेंसिटी बराबर हो। यहाँ पर दोनों इंटेंसिटी बराबर नहीं है, एक I है और एक 4I है। तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos 5 ये था। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। I1 कितना है, इसको मैं I डैश बोल दे रहा हूँ ना रिजल्टेंट वाली को। तो I1 को कितना ले लूं, I, और I2 को कितना ले लूं, 4I प्लस 2√I√4I cos 0 डिग्री। ठीक है, तो भाई I डैश कितना आ गया, 5I प्लस 2 × 4 cos 0 कितना हो गया, 1। तो इंटेंसिटी कितनी आ गई भाई हमारी, 9I। तो उस जगह इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, ये 9। क्लियर। सेकेंड पार्ट में हमको दे रखा है कि भाई फेज जो है, फेज डिफरेंस फाई जो है वो π/2 है, ये है, ये ऐसे। तो अब मैं फिर से फॉर्मूला लगा देता हूँ, I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos 5। तो I इक्वल्स I1 आपको पता है, I प्लस 4I प्लस 2√I√4I, ठीक है, इंटू cos 90 डिग्री। ये वाला पूरा टर्म cos 90 कितना हो गया, 0। तो अब इसको मैंने I डैश बोला, तो I प्लस 4I कितना हो गया, 5I। क्लियर। तो यानी कि इस पॉइंट पर हमारी, इस केस में हमारी इंटेंसिटी 5I होगी, और जो पिछला वाला केस था उसमें इंटेंसिटी 9I। क्लियर, इस पॉइंट पर P पॉइंट। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज 3:2। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड 3:2 दे रखा है, ठीक। फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स का रेशियो निकालना है, एंड इंटेंसिटीज बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लो, एम्पलीट्यूड का हमको रेशियो दे रखा है, इसका मतलब A1 जो है वो उसको मैं 3A मान लेता हूँ, और A2 जो है वो हमको 2A दे रखा है, ये दे रखा है हमको। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो, कहां पर, ब्राइट पर और डार्क पर। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो ब्राइट पर और डार्क पर, ब्राइट पर सबसे ज्यादा होता है, तो A मैक्स अपॉन A मिन निकालना है, ये निकालना है। और इंटेंसिटी का रेशियो भी निकालना है, कहां पर, ब्राइट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है और डार्क पर मिनिमम इंटेंसिटी होती है, ये भी निकालना है। क्लियर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो पहला पार्ट में कर देता हूं, A मैक्स अपॉन A मिन। तो A मैक्स क्या होता है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, ये बताया था। तो A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो 5A, और A1 में से A2 माइनस कर दो A। तो ये रेशियो कितना आ गया, 5। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा 5, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा हमको निकालना है I मैक्स अपॉन I मिन। तो I मैक्स कितना होता था, अभी फॉर्मूला बताया था आपको, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बताया था अभी आपको, A1 प्लस A2 अपने। तो A1 प्लस A2 कितना है, 5A, और A1 माइनस A2 क्या है, 5A। इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाएगा, 25। क्लियर। तो ये हमारा आंसर है। तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज हैव सेम इंटेंसिटी। दो जगह से लाइट आ रही है, इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, याद रखना इंटेंसिटी सेम है। तो मैं लिख देता हूँ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0, ये हमें पता है भाई इंटेंसिटी सेम है। तो ये मैं लिख दे रहा हूँ I1 इक्वल टू I2 इक्वल I0। The intensity of light at a point where path difference is lambda is k unit। अब कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट है P, यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा x वो लैम्डा है, ठीक। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो k है, k यूनिट्स है, ठीक, पक्का, ये क्लियर हो गया। फाइंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4। अब कोई एक नया पॉइंट है, कोई दूसरा, वहां पर हमें इंटेंसिटी बतानी है, बट वहां पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 4। ठीक, क्वेश्चन समझ लो, पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो वहां इंटेंसिटी k यूनिट्स है। अब कोई पॉइंट Q है, वहां पर पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 4 है, तो वहां इंटेंसिटी कितनी
क्लियर, ये हमें क्वेश्चन पूछा। तो मैं पॉइंट पी पे वापस जाता हूँ। पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस जो है वो लेमडा है, ध्यान से सुनना, पॉइंट पी पर पाथ डिफरेंस लेमडा है। पाथ डिफरेंस जब लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा होता था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब इंटेंसिटी सेम होती थी तो कितनी लाइट फॉर्म होती थी, 4 आई नॉट। तो यानी 4 आई नॉट लाइट फॉर्म हो रही है जो कि किसके बराबर है, के के बराबर। क्लियर, तो इससे हमें के की वैल्यू मिल गई आई नॉट बाई, ठीक है, 4 आई नॉट की वैल्यू मिल गई के बराबर, इसको याद रखना, ठीक। लेकिन हमें लाइट की इंटेंसिटी निकालनी किस पर है, क्यू पॉइंट पर। क्यू पॉइंट पर क्या है, पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4 है, तो ये इंटेंसिटी पता करनी है। तो क्यू पॉइंट की बात करते हैं, पाथ डिफरेंस है लेमडा बाई 4, तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। फेज डिफरेंस कितना आएगा भाई, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, फॉर्मूला बताया था ये आपको, लेमडा बाई 4। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, लेमडा से लेमडा गया पाई बाई 2। क्लियर, ये आ जाएगा। बट हमें निकालनी है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का भी आपको फॉर्मूला बताया था, जब सेम इंटेंसिटी होती है आई नॉट, तो जनरल फॉर्मूला बोलता है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक। तो इट इज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर, पाई कितना है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई बाई 4 आई नॉट इंटू, तो कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर, तो भाई ये आंसर आपका आ जाएगा आई नॉट बाई 2 आई नॉट। क्लियर है भाई, तो 4 आई नॉट बाई 2 आई नॉट आ जाएगा। अब 4 आई नॉट अगर के बराबर है तो 2 आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, के बाई 2 यूनिट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा के बाई 2। ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके देन बाय।